एक चैनल में ये नहीं दिखाया गया था, बहुत सारे चैनल में दिखाया गया था। क्यों मनीष कश्यप को ही टारगेट किया गया भाई? सारे लोगों को आप एक्यूज बनाते, सबके खिलाफ कार्रवाई करते। जो एफआईआर में बातें लिखी हैं उसके लिए इतनी बड़ी सज़ा की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे एफआईआर जो उनके खिलाफ हुए हैं वो आधारहीन लगते हैं, बिना किसी जांच के लगते हैं। उससे यही लगता है कि ये एनएसए का केस तो नहीं बनता है। अर्णव गोस्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक पत्रकार के खिलाफ माने एक अपराधी की तरह व्यवहार नहीं होना चाहिए। वो एनएससी जिसको लगाया गया उसकी एक एडवाइजरी कमेटी है, सेक्शन 9 में एडवाइजरी बोर्ड है, उसमें उसका हेड जो है हाई कोर्ट का सिटिंग जज होता है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी कई दिनों से मेरे पास लगातार मैसेजेस आ रहे थे कि दीदी एक वीडियो बनाइए जो मनीष कश्यप के जितने भी चीज़ें चल रही हैं, जितने भी उनके एफआईआर्स हैं, एनएसए लगाया जा रहा है उन पर, जैसे उनको कस्टडी में रखा जा रहा है, रिमांड पे लिया जा रहा है, इन सब के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसी ऐसे इंसान को आप तक लेकर आऊँ जो कि लीगली बता पाएँ कि क्या हमारा संविधान कहता है, क्या हमारा राइट है, क्या जो प्रावधान है वो जितने भी कानून बनाए गए हैं वो मनीष कश्यप पे कैसे लागू होते हैं। तो हमारे साथ हाई कोर्ट ऑफ पटना के वरिष्ठ एडवोकेट हैं, साथ में सुरेंद्र कुमार सिंह। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। थैंक यू। सर सबसे पहले एक पत्रकार को अपराधी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, क्या बोलना चाहिए इसके बारे में? देखिए, ऐसा है, सामाजिक व्यवस्था में मोटा मोटी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध या किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह का बिल्कुल भी कोई दुर्व्यवहार आप नहीं कर सकते हैं। वो तो एक पत्रकार है, एक जाना माना पत्रकार है, एक अच्छा पत्रकार है, पूरे प्रदेश और देश के लोग उसको देखे हैं काफ़ी लंबे समय तक। इसलिए ये तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से उन पर एनएसए लगाया गया है, बहुत लोगों के मन में बड़े सारे सवाल आ रहे हैं कि आखिर होता क्या है, इसमें क्या प्रावधान है, आखिर एनएसए किस समय लगाया जाता है किसी के ऊपर। तो मैं जानकारी आपसे लेना चाहूँगी कि एनएसए एग्जैक्टली क्या होता है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में प्रोमुलगेट हुआ था भारत सरकार के द्वारा, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ये अधिकार दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर देश के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करता है, इसमें कंडीशंस भी हैं, देयर आर सर्टेन कंडीशंस कि अगर ये चीज़ होगा तो उस व्यक्ति के विरुद्ध 3 महीना के लिए, 6 महीना के लिए और मैक्सिमम 1 साल के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनको निषिद्ध किया जा सकेगा, उनको जेल में डाला जा सकता है। इसके कंडीशंस में अगर मैं 1-2 कंडीशंस अगर पूछना चाहूँ, देखिए सेक्शन 8 में कंडीशंस का जिक्र है, जिसमें ये कहता है कि साहब अगर इनके खिलाफ ये पर्टिकुलर ग्राउंड्स हो, जैसे देश की सुरक्षा के लिए आप खतरा हैं, सुरक्षा के अलावा किसी फॉरेन पावर से आपकी सहभागिता है, या आपका जो भी कंडक्ट है वो देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए खतरा प्रतीत होता है, तो वैसी स्थिति में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत आपको निषिद्ध किया जा सकता है। तो क्या लगता है ऐसा कि ऐसा मनीष कश्यप के ऊपर इम्प्लीमेंट करना सही है? अच्छा, हमने मनीष कश्यप के खिलाफ जितने भी एफआईआर हुए हैं सबका अध्ययन नहीं किया है। बिहार में जो 2-3 केसेज उनके खिलाफ आए हैं, बिहार के केस से तो हमको नहीं लगता है, लेकिन चूँकि उनके खिलाफ एनएसए तमिलनाडु में लगा है, तमिलनाडु का कोई भी एफआईआर मेरे सामने अभी तक नहीं आया है। तमिलनाडु सरकार की संतुष्टि का कारण भी, क्योंकि बिना कारण दिए सेक्शन 8 कहता है कि यू हैव टू स्टेट द ग्राउंड्स ऑन विच अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड। सेक्शन 8 एनएसए एक्ट में बिल्कुल क्लियर है कि आपको ग्राउंड बताना होगा। तो मेरे पास वो ग्राउंड की कॉपी भी मेरे पास नहीं है, लेकिन जहाँ तक ओरली हमको पता चला है कि साहब उनके खिलाफ ये चार्ज लगाया गया कि साहब आपने दोनों प्रदेशों के बीच दंगा फैलाने या घृणा का वातावरण पैदा करने का प्रयास किया है, जिसके चलते जो है वो दोनों स्टेट का रिलेशन खराब होने तक की संभावना आ गई, इसलिए उनके खिलाफ एनएसए लगाया गया है। लेकिन जहाँ तक हमारा अपना मानना है, जो कुछ भी वीडियो, हम भी कुछ वीडियो उनके देखे हैं, और जो भी मटेरियल छन के आया है, जो बिहार में एफआईआर हुए हैं उनको विस्तृत सारी कॉपी भी आपके पास है, सारे प्रिंटेड जो स्टेटमेंट किए, उसका अध्ययन भी किए हैं। उससे यही लगता है कि ये एनएसए का केस तो नहीं बनता है। और उनके जो भी वीडियो हैं, एक पत्रकार उसकी ड्यूटी बनती है कि समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसको लोगों तक पहुँचाए। एक पत्रकार किसी भी सूचना का ऑथेंटिक वेरिफिकेशन करने का अधिकारी नहीं है, वो शासन प्रशासन, लेकिन उसकी एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी। आई एम नॉट डिफेंडिंग दैट मैन। आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती थी कि आप जो भी सूचना दे रहे हैं उस
की सच्चाई का तहकीकात जो भी सोर्स हो सकते हैं, जहाँ से भी हो सकता है, बिहार से हो सकता था, तमिलनाडु से हो सकता था, आपको करना चाहिए था। आपको एक चीज़ मार्क करिएगा, आए दिन हम लोगों को न्यूज़ मिलता है कि साहब हमारे विद्यार्थी और हमारे मजदूर जगह जगह पे ह्यूमिलेट किए जाते हैं, पीटे जाते हैं, खदेड़े जाते हैं, बिहारी होने के नाम पे। यस, सिंपली बिकॉज दैट ही इज़ बिहारी। मैंने रोज़ अखबार, शायद कोई इस दिन अखबार का कोई पन्ना नहीं होगा जिसमें एक न्यूज़ इस तरह का नहीं होगा, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे पंजाब का हो, महाराष्ट्र का हो या तमिलनाडु का हो। तो इस तरह के न्यूज़ आते ही रहते, इस तरह की खबरें आती रहती है। ये मुद्दा कुछ ऐसा नहीं था जो बिल्कुल नया हो सबके लिए। हाँ, बिल्कुल नया मुद्दा नहीं था और ऐसी खबरें आती रही हैं, हमेशा आती रही हैं। वैसी स्थिति में अगर मनीष कश्यप को कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह का मिला तो उन्होंने प्रसारित किया, उसकी विधिवत जांच होनी चाहिए थी। हम तो एफआईआर में ये भी देखे हैं कि साहब उन पर ही आरोप लगाया गया कि साहब आपने अपना वो हथकड़ी लगाए हुए फोटो दिखा दिया, देयरफॉर यू आर लायबल फॉर, आपने गलत ये किया। बाद में जब उसका इन्वेस्टिगेशन हो तो पता चला कि उनके ट्विटर से उसको पोस्ट ही नहीं किया गया। जांच में पता चला कि साहब वो पोस्ट जो है वो उसके हैंडल, ट्विटर हैंडल से गया ही नहीं है, वो किसी और ने किया था। तो बिना तहकीकात किए अगर आप उस पर वो भी आर्थिक अपराधी का एफआईआर कर रही है, ये नहीं, आर्थिक अपराधी का ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है, ये पीरबहोर थाना नहीं है, कोतवाली थाना नहीं है, स्पेशलाइज एजेंसी है। बिना ऑथेंटिसिटी को जांचे, अच्छा आपके पास सारा साधन है, यू कुड हैव वेरीफाइड कि साहब ये किस ट्विटर से ही निकला है, कौन इसको पोस्ट किया है, आप हाउ कैन यू डू इट। तो आप इतने इरिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं और उस पत्रकार को इसी इरिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप बड़का अपराधी डिक्लेयर कर रहे हैं, एक बड़ा अपराधी, जैसे उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तीसरी सबसे बड़ी बात, ये खबर विधानसभा में विधायकों ने उठाया था, मंत्रियों ने उठाया था, विपक्ष के नेता ने उठाया था और यहाँ तक, जहाँ तक हमको जानकारी है कि मुख्यमंत्री ने भी एक्सेप्ट किया था कि नहीं, ऐसी घटना बहुत दुखद है और हम इसकी तहकीकात कराएंगे। तो ये सारे लोग, इस तरह की कोई भी घटना होती है, आती है, तो सारे लोग से बहुत सेंसिटिव इशू रहता है, तो सारे कोशिश करते हैं कि भाई इसका तहकीकात किया जाए, इसकी सच्चाई तक जाया जाए और जो भी निराकरण इसका हो सकता है सब करें प्रबुद्ध नागरिक की हैसियत से। जो सरकार में बैठे लोग हैं उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी थोड़ा ज़्यादा है। तो वैसे अच्छा, एक चैनल में ये नहीं दिखाया गया था, बहुत सारे चैनल में दिखाया गया था। क्यों मनीष कश्यप को ही टारगेट किया गया भाई? तमिलनाडु भी बहुत सारे गए, तमिलनाडु में बहुत सारे लोगों ने दिखाया। तो वो सारी चीज़ों को ये जो लोग पब्लिश किया, जो लोग दिखाया, सारे लोगों को आप एक्यूज बनाते, सबके खिलाफ कार्रवाई करते। तो अब इससे तो ये मैसेज जाता है कि साहब इनका कोई एजेंडा है, इनका कोई हिडन एजेंडा है जिसके चलते इनको आप टारगेट किए हुए हैं। आपको क्या लगता है राजनीतिक षड्यंत्र है कहीं ना कहीं? हो सकता है, मैं भी, हम भाई देखिए तहकीकात नहीं किए हैं और हम इन्वेस्टिगेटिव एजेंट तरीके से आप देख रहे हैं कि केस पे केस दर्ज किया जा रहा है, एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज किया जा रहा है और फिर तमिलनाडु पे इतने सारे केसेस हो रहे हैं, फिर बिहार से वो तमिलनाडु जाते हैं, लेकिन तमिलनाडु बिहार पुलिस जो ये कहती है कि अरे अब तो वो तमिलनाडु के हाथों में है, बहुत ज़्यादा कुछ अब हम अभी नहीं कर सकते हैं, फिलहाल नहीं कर सकते हैं। क्या लगता है कहीं कहीं हाथ खींचा जा रहा है पीछे, राजनीतिक कुछ षड्यंत्र इस तरीके का कुछ रचा जा रहा है? ये सारी चीज़ें तहकीकात की चीज़ है, ये इन्वेस्टिगेशन का चीज़ है, लेकिन प्राइमा फेसी जो देखने से लगता है वो ये जो एफआईआर में बातें लिखी हैं उसके लिए इतनी बड़ी सज़ा की ज़रूरत नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे एफआईआर जो उनके खिलाफ हुए हैं वो आधारहीन लगते हैं, बिना किसी जांच के लगते हैं। जो वस्तुस्थिति आपने बताया कि साहब जिस ट्विटर हैंडल से उसका हथकड़ी वाला फोटो ही नहीं निकला, तो आप उसके लिए उस आदमी को कैसे रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं? बिना किसी पूछताछ के उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराते हैं। तो ऐसे लगता है कि साहब बिना पूछताछ के एफआईआर नहीं होनी चाहिए और कम से कम उस आदमी को नोटिस दे के, उस आदमी को बुला के, उसका शोकॉज लेके तब ना उससे किसी तरह का कोई आगे कार्रवाई करेंगे। तो एक तरफा कार्रवाई होते चला गया, यहाँ तक कि तमिलनाडु में भी जो कार्रवाई हुई है हमको नहीं लगता है कि उसकी कोई विधिवत जानकारी के आधार पर तहकीकात भी हुआ है। एनएसए मान लीजिए लगा दिया गया, तो अगर उस क्या अपराधी के पास कोई, जिसको अपराधी घोषित किया जाता है, उसके पास कोई अधिकार होता है कि वो बिल्कुल होता है। नहीं, वो एनएससी जिसको लगाया गया उसकी एक एडवाइजरी कमेटी है, सेक्शन 9 में एडवाइजरी बोर्ड है, उसमें उसका हेड जो है हाईकोर्ट का सिटिंग जज होता है और रिटायर्ड जज रहता है, डीजीपी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं रिटायर्ड।
ये सारे लोग उसके मेंबर होते हैं। ऐसा नहीं है, उस एडवाइजरी बोर्ड के सामने उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, सामने मनीष कश्यप को लाया जाएगा। बिल्कुल लाया जाएगा मनीष कश्यप को, और मनीष कश्यप से पूछा जाएगा, प्लस सरकार से भी पूछा जाएगा कि साहब आपने जो आधार बनाया है ये कहाँ तक टेनेबल है, कहाँ तक सस्टेनेबल है, कहाँ तक सही है। ऐसा नहीं है कि आप लगा देखिए, ये हिंदुस्तान है, ये संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान में व्यक्ति की स्वतंत्रता और आज़ादी फॉरमोस्ट कंसिडरेशन है संविधान में, ये भी बता दें। माने व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है फॉरमोस्ट है। आप किसी को भी बिना किसी कारण के जेल में नहीं रह सकते हैं, और यही कारण है कि साहब NSA, क्राइम कंट्रोल एक्ट, इस तरह के जो कानून है जिसमें है कि बिना किसी ट्रायल के आप किसी को जेल में रख सकते हैं, तो उसमें एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया गया है। एडवाइजरी बोर्ड इज हेडेड बाय ए सिटिंग हाई कोर्ट जज, और उसके 4-5 मेंबर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं। रिटायर्ड DGP होते हैं, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी होते हैं, आपको एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज भी रहता है। अगर वहाँ पे मनीष कश्यप को निर्दोष कहीं ना कहीं माना गया कि इतनी बड़ी उनकी सज़ा नहीं, इतनी बड़ी उनका अपराध नहीं था, तो उसके बाद क्या होगा? तो एडवाइजरी बोर्ड उनको रिलीज कर देगा फोर्थ विथ, हाँ बिल्कुल उसी वक्त एडवाइजरी बोर्ड डायरेक्शन देगा कि इनको रिलीज करिए आप। मैंने NSA एक्ट में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में रिलीज करी। बाकी तो भाई जो जिस कोर्ट में है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो जांच करेगी, सही पाएगी तो चार्जशीट देगी, नहीं पाएगी फाइनल कर देगी। अभी तो सब जांच में, प्रक्रिया के जांच के अधीन है। जांच होगा सारे केसेस जो तमिलनाडु में चाहे बिहार में जहाँ कहीं भी हुआ, अभी तो किसी में चार्जशीट नहीं हुआ है, तो वो सारी जांच होंगी। जांच में अगर सही पाया गया तो चार्जशीट होगा, गलत पाया गया तो उनके खिलाफ फाइनल होगा, केस खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में हम जानते हैं कि आज उनका जो केस है वो उनके सामने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने आने वाला था, और लंच ब्रेक हो गया, उसके बाद से मौका नहीं मिल पाया कि लोग उनके जो जजेस हैं, ऑनरेबल जजेस हैं, वो उनके केस को स्टडी कर पाएँ। तो क्या लगता है, बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि अगला जो डेट है वो कब का मिलेगा? कुछ ऐसे मतलब कंडीशंस हैं जहाँ पर अर्जेंटली उनकी बातों को रखा जाए? देखिए, न्यायालय की एक प्रक्रिया होती है, उसमें केसेस चढ़ते हैं, और मान लीजिए 100 केस चढ़ा, 30 केस हुआ, 25 केस हुआ, 40 केस हुआ, आपका नंबर है 42, 50, 55 नहीं हो पाया, तो सुप्रीम कोर्ट का जहाँ तक हमको जानकारी है कि आज का कल नहीं रहता है, फिर वो डेट पड़ेगा। या डेट लगवाना पड़ेगा मेंशन करके। तो ऐसा नहीं है, अब मुकदमा है, डेट पड़ा था तो किसी न किसी डेट को रहेगा ही और उसकी सुनवाई होगी।